नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं। थोड़ा सा डेट गलत है, 7 जनवरी है आज। और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। 7 जनवरी है आज, है ना। आज 7 जनवरी है और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। और आप सभी ने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है कि रीजनिंग बाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ताकि मेरी किसी भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर समय पर मिलती रहे। इसके अलावा आज की हमारी हेडलाइंस है, 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस, यानी कि वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे 6 जनवरी को मनाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम। एक सेकंड। केरल उच्च न्यायालय जो है ये भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। जिसान एल लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना। कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। आयुष मंत्री ने रखी अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 शुरू की गई। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं। ये क्या है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। और जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। इनको पहचानते हैं, जेसी चौधरी जी को। कोशिश करें कि सफल व्यक्ति बने, सफल व्यक्ति ना बने, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति के बनने का प्रयास करें। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ना कमाएं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बने जिसकी वैल्यू ही, जिसका बातचीत, जिसका बोलना, जिसका लिखना, जिसका सुनना अपने आप में ही पैसा जनरेट करे। तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है। पैसा आप व्यापार से कमा सकते हैं, पैसा आप किसी बिजनेस में कर सकते, नौकरी से कमा सकते हैं। लेकिन जब आप एक मूल्यवान व्यक्ति बनते हैं तब आप ही पैसा होते हैं, तब आपको कभी भी जिंदगी में पैसे की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि काबिलियत के पीछे भागो, बाकी सारी चीज़ें झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगी। तो काबिलियत रखिए अपने अंदर। फिलहाल प्रीवियस डे रिवीजन की बात कर लेते हैं। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? उनका नाम है एमी बॉन्ड स्मिथ। दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है हरप्रीत चांडी। 100% एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का गंजम जिला जो है वो बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, दोनों ही, ए एंड बी बोथ। तिब्बती बौद्ध धर्म का पारंपरिक लोसर महोत्सव निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो अभी हाल ही में लद्दाख में जो है लोसर फेस्टिवल मनाया गया है। यार तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, अभी तक तो ठीक था। शेयर कराओ भाई। पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2022 को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहां पर रखी है? तो ये पंजाब में गए थे ना वहां पर आधारशिला रखने। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना कौन सा देश बन गया है? 102वां देश जो है वो बन गया।
संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो टीएस त्रिमूर्ति। यूएन में भारत के सर्वोच्च प्रतिनिधि जो हैं वो वर्तमान समय में टीएस त्रिमूर्ति हैं। अनाथ बच्चों की नाम के मां से मशहूर किस समाज सेवी का निधन हो गया? उनका नाम था सिंधुताई सपकल। उनका नाम क्या था? सिंधुताई सपकल। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। युद्ध अनाथ दिवस का मतलब जो भी जिन लोगों ने भी अपने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करता है। इस दिन की शुरुआत एक फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेस द्वारा शुरू की गई थी। अनाथों की कुल अनुमानित संख्या 1990-2001 में बढ़ी, लेकिन 2001 के बाद से लगातार इसमें गिरावट आई है। जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि 1 जनवरी को मनाया गया ग्लोबल फैमिली डे, यानी कि वैश्विक परिवार दिवस। इसे वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व शांति दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को हमने वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, यानी कि लुई ब्रेल की जन्मतिथि के रूप में, ब्रेल दिवस के रूप में। 6 जनवरी की वैसे मैंने बात आज कर ही ली। 8 जनवरी को मनाया जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जनवरी को आपका मनाया जाएगा NRI, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या प्रवासीय भारतीय दिवस। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को हम लोग मनाएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को हम लोग मनाएंगे इंडियन आर्मी डे और 23 जनवरी को हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को 2 दिन है। 26 जनवरी आप सभी को पता ही है और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्किल किए हैं ये आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की विषय वस्तु इंटीग्रेटेड अप्रोच इन SNT यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर नाम की एक थीम बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीवी रमन का बर्थडे था। जी नहीं, सीवी रमन का बर्थडे नहीं था। इसी दिन रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी और जिसकी वजह से उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन की बात की जाए तो वो पहले वैज्ञानिक थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे या पहले अश्वेत वैज्ञानिक थे जिन्हें फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। इन्हें नोबेल कब मिला था? 1930 में। तो फिलहाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इसकी एक विषय वस्तु दी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर हैं, याद रखना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की विषय वस्तु का शुभारंभ किया। इस बार की थीम रहेगी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन SNT फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी थीम पूछी जा सकती है। हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं और इस दौरान बहुत सारी गतिविधियां जो हैं विज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मद्रास प्रोविंस से थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और 21 नवंबर 1970 को इनका देहावसान हुआ था। 1922 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन पर, मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। उसने बताया कि भाई लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है, यानी कि जब भी आप लाइट को किसी पारदर्शी माध्यम से पार कराते हैं तो पारदर्शी माध्यम पे पार करने के बाद उसका वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों बदल जाता है।
उसका वेवलेंथ यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य और एम्पलीट्यूड दोनों बदल जाता है। ये किसने बताया था? यही बताया था, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ और उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम दोनों बदल जाता है, जिससे वो अलग अलग पार्ट में डिफ्लेक्ट हो जाता है। यही था आपका रमन इफेक्ट। ये इससे हमें ये भी पता चला था कि प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर के बना है। तो इन्हें 1930 में इसका नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ये याद रखिएगा, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसी वजह से, क्योंकि इस दिन की खोज, इसी दिन 28 फरवरी को 1928 को इन्होंने खोज की थी। कब खोज की थी? 1928 को इसकी खोज की थी। इसीलिए इस दिन को हर साल हम लोग आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 को। सर अक्टूबर का वन लाइनर दे दो। यार पीडीएफ में पढ़ा होगा, उससे निकाल लो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, बनाना पड़ेगा ना वन लाइनर फिर। अब अक्टूबर का मैंने वो बना दिया है मंथली जल जला, अब तो वो वन लाइनर मिलने का मुश्किल हो जाएगा। मैं उसको काट छांट दिया पूरा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की, तो अभी तक कुल 9 लोगों को जो इंडियन मूल मतलब भारतीय रहे उनको पुरस्कार मिला है। इसमें से ये जो है राजेंद्र कुमार पचौरी जी, ये राजेंद्र कुमार पचौरी जी टेरी के अध्यक्ष रहे, तो उस दौरान इन्होंने यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार संस्थागत जीता था। इसके अलावा वीएस नायपाल जो है ये ट्रिनिडाड टोबैको से हैं, भारतीय मूल के थे लेकिन ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश नागरिक थे। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। दूसरा नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में। तीसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में। अमर सेन को 1998 का नोबेल प्राप्त हुआ। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल 2014 में। और अभिजीत बनर्जी जो सबसे लेटेस्ट इंडियन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स का 2019 में। ठीक है, तो अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 9 ऐसे भारतीय हैं, 9 इंडियन हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये 2 अलग हैं, इनके लिए आप ऐसे ही मतलब ये नहीं बोलेंगे इनको संस्थागत श्रेणी में मिला था, मतलब इनकी पर्सनल उपलब्धि नहीं थी। इनको ये वीएस नायपाल जो है ये आपके ट्रिनिडाड टोबैको से थे, ब्रिटिश नागरिक थे, इस वजह से इनका तो 9 इंडियन बोले जाएंगे। अगर आप ओवरऑल सबको देख लें तो 11 भारतीय ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज को छुए हैं। क्योंकि हम लोग फिजिक्स के नोबेल की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स के नोबेल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अच्छा शुक्र मनाओ। क्या मनाओ? शुक्र मनाओ कि फिजिक्स की क्लास में हंसी नहीं आई। फिजिक्स की क्लास में हंसी नहीं आई, वरना बहुत गर्गा पड़ती। अब गर्गा पड़ती तो आप इसको समझ सकते हैं, शुक्र मनावे क्लास फिजिक्स का नोबेल क्लास हसलमैन यानी हंसी नहीं आई, फिजिक्स की क्लास में हंसी नहीं आई वरना बहुत गर्गा पड़ती। गर्दा पड़ती है, मार पड़ती है, आप जैसे भी इसको याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ये फिजिक्स का नोबेल दिया गया है 2021 में। फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया है? शुक्र मनावे क्लास हासलमैन और गार्गो पर्सी। जब भी आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, तो उसके अलावा एक और पुरस्कारों की घोषणा होती है जिसे कहा जाता है साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड द्वारा सर्व वीमेंस एक्सीलेंस अवार्ड। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, 28 फरवरी को होगी। तो आप ये याद कर लीजिए कि 2021 में किसको दिए गए थे। तो 2021 में ये 4 महिलाओं को दिए गए थे। ये पुरस्कार सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को घोषित किए जाते हैं। और इसमें 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को, 40 साल से कम उम्र की जो महिला साइंटिस्ट होती हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। 40 साल से कम उम्र की जो महिला साइंटिस्ट होती हैं, इस बार 4 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर शोभना कपूर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, डॉक्टर अंतरा बनर्जी NIRR मुंबई, और डॉक्टर सोनू गांधी साइंटिस्ट डी कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, और डॉक्टर रितु गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर IIT जोधपुर। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये है सर्व वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है?
अब यहाँ पर पूरी तरीके से जितना भी काम होगा उसमें कागज का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसा ये उपलब्धि हासिल करने वाला केरला बना है। केरला उच्च न्यायालय में अब किसी भी तरीके से कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पर पूरी सारी जो चीजें होंगी वो स्मार्ट रूम की तरह होंगी। तो केरला उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा और वकीलों को जो भी केस फाइल है वो कंप्यूटर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो केरला उच्च न्यायालय ने ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि नीति आयोग ने अपना चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी किया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने अपना चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी किया और इस चौथे हेल्थ इंडेक्स में उन्होंने बताया कि केरला जो है वो स्वास्थ्य के मामले में यानी कि गुड हेल्थ इंडेक्स के मामले में यानी कि गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के मामले में टॉप पर है। कौन सा राज्य टॉप पर है? केरला टॉप पर है। ये तो चलो मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि भाई कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है? हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है? और बिल्कुल सही बोला दीक्षा ने कि पहला पेपरलेस जो गवर्नमेंट है विश्व का, वो है दुबई गवर्नमेंट। दुबई सरकार ने भी क्या किया है? अपने पूरे कामकाज को पेपरलेस कर दिया है। केरल पहला था हेल्थ इंडेक्स में। मैं दूसरा राज्य पूछ रहा हूं। यूपी इंक्रीमेंटल कैटेगरी में 1 नंबर पर आया था, यानी कि यूपी ने अपना काफी अच्छा गोल तय किया है। मैं पूछना चाहता हूं दूसरा कौन था हेल्थ इंडेक्स में? इसके अलावा एक लिस्ट मैंने आज टेलीग्राम पर भी शेयर की है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि भाई इस राज्य के या इस हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस कौन है। तो ये लिस्ट जो है वो 3 जनवरी 2022 को अपडेट हुई है। इसमें अच्छा, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? किसी को आइडिया है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाँ, केरल पहला है, तेलंगाना दूसरा है, यूपी लास्ट है। बहुत बढ़िया चौधरी। कुछ लोग बिहार बता रहे हैं। तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 25 हाई कोर्ट हैं। पूरे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। हर जगह हाई कोर्ट नहीं है, जिसमें से आप अपने हाई कोर्ट का जरूर याद रखें। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले इलाहाबाद का याद रखें कि वर्तमान समय में राजेश बिंदल जी जो हैं वो आपके चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। आंध्र प्रदेश के प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के दीपांकर दत्ता हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के धीरूभाई नरन भाई पटेल हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सुधांशु धूलिया हैं। और इसी तरीके से अभी सबसे नए अपॉइंट हुए हैं उत्तराखंड के, पिछले ही महीने अपॉइंट हुए संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा जो है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। जबकि मद्रास में भी मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है वो वर्तमान समय में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। मतलब कि वो चीफ जस्टिस नहीं है लेकिन चीफ जस्टिस की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, सबसे नया हाई कोर्ट जो है वो अमरावती है। बिल्कुल सही बोला। केरला की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में केरला ने लगातार चौथे साल टॉप कर दिया। केरला ने क्या किया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में भी केरला टॉप पर था। केरल सरकार ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने ये बोला कि वो अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म, OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसा खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है वो केरला सरकार ने लॉन्च किया था। कृषि करना योजना के अंतर्गत ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जिसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस समझते होंगे आप, मतलब पौधों को बनाने के लिए ग्रीन हाउस जैसा। इस तरह की योजना को शुरू करने के लिए कृषि करना योजना है। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी आपको केरला में ही मिलेगी। आर्या राजेंद्रन यंगेस्ट मेयर ऑफ कंट्री केरला से हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया, मतलब कि जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अर्थव्यवस्था में काम करना चाहते हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया, खासकर महिलाओं के लिए। स्मार्ट किचन स्कीम जो है उसको केरला में लॉन्च किया गया। देश का पहला जेंडर पार्क जो है वो आपका केरला में है। देश का पहला मजदूरों के लिए जो संग्रहालय है, मजदूर मूवमेंट संग्रहालय जो है, यानी कि जो आपका लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, ये केरला में ओपन किया गया। इसके अलावा सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करने वाला केरला पहला राज्य था। देश का पहला जेंडर डेटा हब जो है वो केरला में है।
अभी केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुदुमश्री होटल 25 रुपए में आप खाना खा सकते हैं केरला में। केरला के चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में पिनराई विजयन है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम है। स्टेट एनिमल एलिफेंट है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है, और गोल्डन सावर ट्री जो है वो ट्री है। कोकोनट जो है वो स्टेट ट्री है। लोकसभा में वो फ्लावर था और ट्री है। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल, कोथू, कृष्णाट्टम, कोट्टियाट्टम ये प्रमुख डांस फॉर्म है। एराविकुलम, साइलेंट वैली और नामुड़ी ये नेशनल पार्क हैं। 1 नवंबर 1956 को केरला अपना पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। टोटल आपको 14 डिस्ट्रिक्ट केरला में मिलेंगे। ठीक है, हाँ। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था। तो देन द राइट आंसर इज जीशान ए लतीफ। वैसे तो इसमें कई लोगों को 29 लोगों को लगभग रामनाथ गोयनका अवार्ड दिए गए हैं, और आप जिस न्यूज़पेपर में जाएंगे वहां अपने ही लेखकों को जिनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला हुआ है उनके बारे में वो पेपर आपको डिस्कस करता हुआ मिलेगा, न्यूज़पेपर डिस्कस करता हुआ मिलेगा। तो हर पेपर पे अलग अलग लिस्ट आपको मिलेगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो जीशान ए लतीफ है उनको एनआरसी संघर्षों के कारण रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी पेपर से बिलोंग नहीं करते हैं। इन्होंने अपना एक स्वतंत्र लेख छापा था जिसकी वजह से इनको ये और फोटो निबंध के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, यानी कि फोटो ऐसे की कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड पाया है जीशान लतीफ ने। इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि दानिश सिद्दीकी का नाम आपको याद आएगा। दानिश सिद्दीकी जिनकी अफगानिस्तान में डेथ हो गई थी, उनको अभी हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा आपका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे अवार्ड हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्नलिज्म के अवार्ड की बात करें तो गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये गया था मारिया रेसा को। ये किसको गया था? मारिया रेसा को। और इन्हीं को इस बार का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है ना, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। वर्ल्ड एसोसिएशन गोल्डन पेन फ्रीडम अवार्ड ये गया है जिमी लाई को। हांगकांग से बिलोंग करते हैं जिमी लाई को। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ये इस बार गया है नीतू सिंह को। ये इस बार किसको गया है? नीतू सिंह को। नाम थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा बट याद रखिए। इसके अलावा द हिंदू के शिव सहाय सिंह को भी रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल ये यूजफुल है आईसीआर टेक्नीशियन के लिए। क्यों नहीं यूजफुल होगी भाई? हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स है बेटा, ये ऐसा किसी क्लास को लेकर के नहीं पढ़ाया जाता। आज जो कल घटनाएं घटी वो सारी आज आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला, नरेंद्र मोदी जी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए मेजबानी के लिए किसे चुना है? तो इस बार आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो पुदुचेरी में होगा। अभी पुदुचेरी के कुछ दिन पहले ही एक बीच है उसको आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आप बता सकते हैं कि पुदुचेरी का ऐसा कौन सा बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तमिलनाडु के कोवलम के साथ। तो राइट आंसर इज पुदुचेरी। वर्तमान समय में वैसे तो देखा जाए तो पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, क्योंकि वहां पर किरण बेदी जी को हटा दिया गया था उपराज्यपाल से, और फिर बाद में तमिलसाई सौंदरराजन को कार्यभार सौंपा गया था। फिर उसके बाद वहां पे चीजें स्टेबल नहीं हुई तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। ईडन इज द राइट आंसर। ईडन इज द राइट आंसर। ईडन जो है वो सही उत्तर है। पुदुचेरी का जो ईडन बीच है उसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से ये मतलब हो गया कि भाई 10 बीच भारत में अब ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। बाद में कितने बीच ऐसे हैं? 10 बीच ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। तो अभी क्या होने वाला है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव होने वाला है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये है स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि। स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्मतिथि है उसको हम लोग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये 12 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक मनाया जाएगा। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो आपका पुडुचेरी में मनाया जाने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि भाई पुडुचेरी में या राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो पुडुचेरी में। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और 4 जुलाई 1902 को इनका देहावसान हो गया था। बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे।
ठीक है। कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आप कर्नाटक कह लीजिए या इंडियाज फर्स्ट कह लीजिए, इंडियाज फर्स्ट इंपोर्ट एलएनजी टर्मिनल, इंपोर्ट एनर्जी टर्मिनल। इंपोर्ट का मतलब ये होगा कि आप एलएनजी टर्मिनल यहां से इंपोर्ट भी, यहां से एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट भी की जा सकती है। तो ये आपका कर्नाटक के मैंगलोर में स्थापित किया जाने वाला है। ये कहां पर किया जाने वाला है? कर्नाटक के मैंगलोर में। कर्नाटक सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और 2250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि 2070 तक हम शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट ये महाराष्ट्र में लगाया गया था। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग कर्नाटक के एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल की बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट है, ये देश का पहला एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल होगा जो आपका कर्नाटक के न्यू बेंगलोर पोर्ट ट्रस्ट पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? कर्नाटक के न्यू बेंगलोर पोर्ट ट्रस्ट पर बनाया जा रहा है। इसके लिए सिंगापुर की एक कंपनी एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता किया गया है कि भैया हमें एक ऐसी जगह दे दो जहां सब हम एलएनजी खरीद सकें, मतलब पाइपलाइन के जरिए एलएनजी आ पाएगी, हमारे पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस आ पाएगी। एक तरह से आप ये समझिए कि एक तरह का जहाज होगा, उसके अंदर एलएनजी को स्टोर किया जाएगा। मतलब जैसे हम लोग गैस इधर से उधर टैंकर के जरिए ट्रांसफर करते हैं, वैसे शिप के जरिए यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और उसको वहां से पाइपलाइन के जरिए पूरे देश में या जहां जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा उसको वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी है? तो हैदराबाद तेलंगाना में जो आपका हार्टफुलनेस ये सेंटर है, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में आपके आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने रखी है। किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग लेट आए हैं भाई टाइम पे आया करो। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस सेंटर योग अकादमी की आधारशिला रखी है। हर साल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार टारगेट रहेगा कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार मंत्र मतलब पहल कराई जाए कि कम से कम 75 करोड़ लोग जो हैं वो सूर्य नमस्कार मंत्र का वो करें, मतलब सूर्य नमस्कार का आसन करें। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, हैदराबाद में जितेंद्र सिंह ने पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी इनॉग्रेट किया है। ओपन रॉक म्यूजियम भी आपका इनॉग्रेट किया है। देखो ये न्यूज कब की है? 6 जनवरी 9/13 को अपडेट हुई है ना। तो ओपन रॉक म्यूजियम यानी कि खुला हुआ चट्टान संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पे खोला गया है? ओपन रॉक म्यूजियम, मतलब आपको कई तरह की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आपके हैदराबाद में ओपन किया गया है। इसके अलावा आपको एक और प्रश्न याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिएटर एंड मीडिया सेंटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर, ये भी देश का पहला कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन एनवी रमन्ना जी ने किया था, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, हाँ, जो कि हमारे ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर लगाया गया है? खोला जा रहा है हैदराबाद में खोला जा रहा है। और हैदराबाद में क्या ओपन खोला गया है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी भी हैदराबाद में खोली गई है। हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप्स और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए और उनको बिजनेस में लाने के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक पॉलिसी वहां पर लॉन्च की है। ये पुरानी वाली पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। इस नीति का लक्ष्य ये है कि 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल किया जाए और इस तरीके से यहाँ पर गुजरात के साइंस सिटी में शैक्षणिक संस्थानों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यहाँ पर एक नई स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। कहाँ पर लॉन्च की गई? गुजरात में। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात कहाँ चला गया भाई? हाँ, गुजरात अभी आया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ने अभी टॉप किया था, इसके बाद महाराष्ट्र था, फिर गोवा था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर है। गुजरात ने शुरू की थी वतन प्रेम योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय ये पुर्तगाल के सहयोग से विकसित किया गया है। ये भी आपका कहां पर है? गुजरात के लोथल में है। गुजरात के लोथल में है।
इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये कच्छ के रन में लगाया जाएगा, गुजरात में। ऐसा एनटीपीसी ने कहा कि 4.75 गीगावाट का उत्पादन हम लोग यहां पे करेंगे। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात में है। गुजरात ने अभी हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया, कमलम कर दिया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया था ओवरऑल रैंकिंग में। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। कैपिटल गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। फ्लावर मैरीगोल्ड, फ्रूट मैंगो, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्टेट ट्री बनियान यानी बरगद का पेड़, भवई, डांडिया, गरबा प्रमुख डांस फॉर्म है। टिप्पानी भी यहाँ का प्रमुख डांस फॉर्म है। गिर तो ये पक्का ही पता है कि भाई आपने गिर के शेर नहीं देखे तो क्या देखे। वेलवादर और वसंदा नेशनल पार्क है। 1 मई 1960 को स्टेटहुड डे मनाता है और टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में कितने ब्रांडों का शुभारंभ किया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सरकार की एक योजना है और इसका मोटो है आत्मनिर्भर सेना, है ना। किसी भी तरीके से क्या करना है कि भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब होगा ऐसा ये एक ऐसी योजना होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पर डेवलप हो रही है तो उसकी पैकेजिंग से लेके उसका बनाने से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेलिंग तक सब उसी एरिया के अंतर्गत किया जाए और उसको एक जगह पर डेवलप किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि हाँ ये इस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है और इस तरह से। तो यहाँ पर फिलहाल आपके 6 प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 6 ब्रांड प्रोडक्ट में कौन कौन है? अमृत फल, नेक्टर फ्रूट बोला जाता है, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, मोमदाना और दिल्ली बेकरी की होल व्हीट कुकीज। ये 6 ब्रांड जो हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत तय किए गए हैं और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी द्वारा लॉन्च किया गया है। पशुपति कुमार पारस द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के किस अंक शास्त्री द्वारा हासिल किया गया? इन्होंने एक साथ 6000 लोगों को न्यूमरोलॉजी में ट्रेन किया। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लें, स्टीफन हॉकिंस की बात कर लें, या फिर आप एडिशन की बात कर लें। वो सभी ये मानते थे कि गॉड ने जो वर्ड क्रिएट किया है वो नंबर के आधार पर क्रिएट किया है। नंबर के आधार पर क्रिएट करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आंकड़े हैं जिनके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे घटने वाली घटनाएं क्या होगी। तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है जेसी चौधरी। इनका नाम क्या है? जेसी चौधरी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, जेसी चौधरी। जेसी चौधरी आपने कई बार इनको देखा होगा। ये आकाश इंस्टीट्यूट आपने नाम सुना है, उसके मालिक हैं ये। तो हाल फिलहाल इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किया। अंक शास्त्र का मतलब होता है अंकों के आधार पर ज्योतिष की गणना करना या अंकों के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताना। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी शुरू किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये आपके आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक थे, जिसको अब बायजूस ने क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है। अब बारी है आज के वन लाइनर की। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विषय वस्तु इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? केरल हाईकोर्ट। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसने जीता है? जीशान लतीफ। नरेंद्र मोदी जी ने पुदुचेरी को चुना राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए। कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पर ओपन हुआ? मैंगलोर में। हैदराबाद तेलंगाना हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 किस राज्य ने लॉन्च की है? गुजरात। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकसित कितने ब्रांडों का शुभारंभ किया गया है? 6। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के किस अंक शास्त्री द्वारा हासिल किया गया है? तो ये जेसी चौधरी द्वारा हासिल किया गया है। ठीक है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस देश का झंडा नुकीले लाल मैपल के पत्ते वाला है? तो ये है कनाडा। राइट आंसर इज कनाडा। कनाडा के झंडे पे आपको एक मैपल का पत्ता दिखाई देगा। आज का प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय कार्यक्रम प्रणाली के बाहर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है?
और ये प्रश्न का उत्तर आप वीडियो के कमेंट में करिएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग यहाँ तो कमेंट कर देते हो, लेकिन वीडियो को ऑफलाइन, मतलब जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, जब ऑनलाइन पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब उसके बाद उसको कमेंट करिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा सर्द होने की वजह से, मौसम बहुत ख़राब है, उसकी वजह उसका असर मेरी तबीयत पे पड़ता है और जुकाम अजीब सा फील हो रहा है, तो उतना एनर्जी नहीं डाल पाया हूँ आज की क्लास में, लेकिन फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपका काम चल गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।